हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज @आदि कैरियर पॉइंट 123 में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस के लिंक अपडेट करती हूं ताकि आपको जितने भी आने वाले मेरे नए वीडियोस हैं वो मिलते रहें। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप आदि कैरियर पॉइंट से आपको जितने भी मैं अपने वीडियोस की पीडीएफ अपलोड करती हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Look at these human figures, student. So these are the drawings which are made by the students of class 6. तो class 6 के student ने इन drawings को बनाया है और ये drawings जो है अलग अलग तरीके से human figures को और human face को जो है present कर रहा है आप सभी के सामने। तो आइए अब इसी drawing से related कुछ points को discuss करते हैं। तो इज देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज ड्राइंग्स? क्या इन ड्राइंग्स में कोई सिमिलैरिटीज है? तो आपका आंसर होगा नो, इन ड्राइंग्स में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। नाउ क्वेश्चन उठता है कि वाई, क्यों सिमिलैरिटीज हमें इन ड्राइंग्स में नजर नहीं आती है? सो दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हम सभी का एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है और यूनिक ड्राइंग स्टाइल होने की वजह से हम जो है ह्यूमन फेस तो बना रहे हैं, लेकिन उन सब में रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक इस तरह से लोग केवल अपने ड्राइंग स्टाइल में डिफरेंट नहीं है, बल्कि लोगों के फेस भी। अगर स्टूडेंट आप अपने क्लास को नोटिस करें, आप जिस क्लासरूम में बैठे हो, आपके क्लास में 40 के लगभग स्टूडेंट्स होंगे। अब क्या आप सोचिए, क्या इन 40 स्टूडेंट्स में क्या सभी के फेस एक जैसे हैं, या फिर क्या 4-5 बच्चों की भी फेस 100% सिमिलर है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपको सभी के फेस एक जैसे नहीं मिलेंगे। इवन आपके फेस से भी मैच करता हुआ कोई दूसरा फेस आपको 100% नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट, आप ये और भी चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको यहाँ पर अपने क्लास में बच्चे जो अलग अलग भाषा में बात करते हैं वो भी नजर आएगी। आपकी ही क्लास को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो आपके क्लास में कई अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट मिलेंगे और कई रिलीजियस रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने वाले बच्चे भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके क्लास में ही कितनी ज्यादा डिफरेंसेस है, और इन्हीं डिफरेंसेस को एक्चुअली हम कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता जिसे हम कहते हैं। आइए और एक डिस्कस करते हैं पॉइंट, जिससे आपका ये डाइवर्सिटी वाला पॉइंट और भी इजीली क्लियर होगा। स्टूडेंट, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जिसमें आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल करना है। सो व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, तो यानी मैं जब घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है। एट होम आई स्पीक इन, यानी मैं घर पे अपने किस भाषा में बात करता हूँ या करती हूँ। व्हाट इज माई फेवरेट स्पोर्ट एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट व्हाट। तो आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन यू डिस्कस इन ग्रुप विद योर फ्रेंड्स। इन इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप अपने ग्रुप में इसे डिस्कस कीजिए। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स? आप ये खोजिए कि आप में से कितने बच्चों के जो है सिमिलर आंसर्स है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली? क्या कोई ऐसा है जिसकी लिस्ट जो है आपके ही लिस्ट से 100% एग्जैक्टली मैच करेगा, यानी 100% सेम लिस्ट क्या आपको मिलेगा? तो प्रोबेबली आपका आंसर होगा नॉट। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स ऑल्सो, यानी कुछ मैंने आपको कहा कि 100% तो आपके सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन कई बच्चों के आपके आंसर के साथ कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर हो सकते हैं। एंड जैसे कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक? कितने बच्चे एक जैसे बुक पसंद करते हैं? जैसे कि हैरी पॉटर हो सकता है, कई सारे बच्चों की चॉइसेस हो सकते हैं कि वो बच्चा हैरी पॉटर का बुक पढ़ना पसंद करता है। तो कई बच्चों के स्पोर्ट्स भी एक हो सकते हैं, एक बच्चा हो सकता है उसे क्रिकेट पसंद है तो दूसरे बच्चे को फुटबॉल पसंद हो सकता है। तो इस तरह से आपको सिमिलैरिटीज गेम में मिल सकते हैं, लेकिन 100% आपको सिमिलैरिटीज नहीं मिलेगी।
अब चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं और इस पॉइंट से हम बहुत सारे अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि मेकिंग फ्रेंड्स। तो मेकिंग फ्रेंड्स में डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती करें जो आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप जिससे दोस्ती करते हैं वो आपके सिमिलर हो भी सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है? और अगर सिमिलर नहीं है, आपके बीच में डिफरेंसेस है, तो क्या आप दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो चलिए पढ़ते हैं टू बॉयज की स्टोरी। तो स्टोरी ऑफ टू बॉयज, स्टोरी ऑफ टू बॉयज। तो इसमें बॉय वन, जिसे साइकिल बॉय कहते हैं, जो साइकिल चला रहा है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये साइकिल का चलाने वाला बच्चा साइकिल बॉय। और दूसरी तरफ एक बच्चा हाथ में न्यूज़पेपर लेकर खड़ा है, यानी ये बच्चा जो क्या बेचता है, जो न्यूज़पेपर बेचता है। तो ये साइकिल चलाने वाला बच्चा डेली स्कूल जाता है, डेली जनपद के क्रॉसिंग से गुजरता है। तो उसे सुबह के टाइम एक बच्चा न्यूज़पेपर लेकर मिलता है और वो बोलता है न्यूज़पेपर ले लो। तो एक दिन ये रुकता है वहां पर और रुकने के बाद उस बच्चे को बोलता है कि हाँ, लाओ भाई मुझे एक हिंदी पेपर दे दो। तो ये बच्चा सोच में पड़ जाता है, ये हिंदी का पेपर? तो बच्चा क्यों सोच में पड़ता है, आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चा इसलिए सोच में पड़ता है क्योंकि वो सोचता है कि इस बच्चे को, यानी जो साइकिल चलाने वाला लड़का है, उसको हिंदी नहीं आती है और इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है, यू मीन यू नो हिंदी? तो बॉय वन बोलता, ऑफ कोर्स, आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने तो हिंदी का पेपर तुमसे मांगा, मैंने हिंदी के पेपर के लिए तुम्हें पैसे दिए, फिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आता होगा? तो बॉय टू जरा देर रुक जाता है और बोलता है, अरे आप तो अंग्रेज जैसे लिखते हैं, बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो उसे अब भी विश्वास नहीं होता है कि उसे हिंदी पढ़ना आता है। फिर वो पूछता है, क्या आप सच में हिंदी पढ़ सकते हो? तब बॉय वन रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, यानी जरा इम्पेशेंट होकर बोलता है, अरे बच्चा तो मान ही नहीं रहा कि मुझे हिंदी आती है। So I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects in sorry, Hindi is one of the subjects I study in school. Boy one बोलता है, हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तब बॉय टू बोलते हैं, सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स लेकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तब वो बॉय वन बोलता है कि मैं तुम्हें सब्जेक्ट कैसे एक्सप्लेन करूं, उसे समझ में भी नहीं आता है कि वो उस बच्चे को कैसे बताए कि सब्जेक्ट क्या चीज है। तब उसी बीच में क्या होती है कि सिग्नल चेंज होती है, रेड क्रॉसिंग से ग्रीन लाइट जलती है और साइकिल बॉय को वहां से क्रॉस करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी सेकेंड डे। सेकेंड डे में बॉय टू को फिर से जो है रोकता है साइकिल, सॉरी बॉय वन टू जो है वो बॉय वन को रोकता है, भैया ही सेड आपका अखबार। अब वो उस साइकिल बॉय को देता है, लो भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? तो बॉय वन बोलता है, ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये कुछ पढ़ने की चीज है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? यानी वो जनपद के क्रॉसिंग पर रुका था उस बच्चे से बात करने के लिए, और जब बच्चे से बात कर रहा था तो क्रॉसिंग में रेड लाइट जल जाती, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता है आगे। तब वो बच्चे से पूछता है कि कल क्या कभी तुम स्कूल गए हो? तो बॉय टू बोलता है, नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया, और प्राउडली लेकिन वो बोलता है कि जब वो बहुत ही छोटा था तब से ही उसने जो है एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन पहले उसकी माँ जो है उसको छोड़ने के लिए आती थी, अब उसे कोई छोड़ने के लिए नहीं आता है, वो अकेले ही आ जाता है। और वो जो है अपने आप को, बॉय टू जो है अपने आप को बॉय वन के साइकिल के सीट के साथ मेजर करता है कि देखो ना मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। और बॉय वन बोलता है, फिर बॉय वन पूछता है कि भाई तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तब तक जो है लाइट फिर से चेंज होती है और उसे जाना रहता है, तो बच्चा जोर से बोलता है कि उसकी माँ जो है मेरठ में रहती है। और इसके साथ साथ उसकी आवाज भी, साइकिल बॉय आगे बढ़ता जाता है और उसकी आवाज बॉय वन की टू की आवाज जो धीरे धीरे धूमिल होती जाती है। अब स्टोरी ऑफ थर्ड डे। तो थर्ड डे अब क्या होता है, बॉय टू जो है बॉय वन को बोलता है, माय नेम इज समीर। और समीर बोलने के बाद फिर वो उससे भी पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है? तब बॉय वन बोलता है कि माय नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर टू है। बॉय टू बोलता है, अरे आपका नाम भी समीर है? तो बॉय वन बोलता है, हाँ भाई समीर जो है ना वो हनुमान जी के पिताजी का नाम है।
इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को हम पवन पुत्र नाम से बुलाते हैं। तो पवन जो है, पवन का ही दूसरा नाम है समीर। तो बॉय टू बोलता है, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो बॉय टू अब बोल रहा है कि भाई अब साइकिल बॉय को उसने नाम दे दिया यू आर समीर एक। तो साइकिल बॉय क्या हो गया, साइकिल बॉय हो गया समीर एक। और जो न्यूज़पेपर बेचने वाला यानी वो बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता है उसने अपने आप को समीर दो दे दिया। अब इतने में ही फिर बॉय वन बोलता है कि चलो भाई अब हम हाथ मिलाते हैं, क्यों समीर दो। तो दोनों बहुत ही प्यार से हाथ मिलाते हैं। अब फोर्थ डे की स्टोरी, तो फोर्थ डे में स्टोरी में जरा ट्विस्ट आता है, चेंज आता है। तो क्या चेंज आता है, समीर दो, आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हो कि ये समीर दो जो है वो खड़ा है, दुखी होकर खड़ा है। और वो समीर एक को बोलता है कि देयर इज अ ट्रबल ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड इन द राइट्स, तो बहुत सारे लोग वहां राइट्स में मारे गए हैं। और इसके बारे उसमें उसे कहाँ से पता चलती है, उसे पता चलती है न्यूज़पेपर के हेडलाइन से। तो स्टूडेंट ये राइट्स क्या होती है, तो राइट्स का मीनिंग होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज। राइट का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हुम, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज, टू डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तब हम उसे कहते हैं राइट्स कहते हैं। तो समीर एक जो है उससे कुछ पूछता समीर दो से, तब तक समीर दो बोलता है आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे लोग जो है वो मेरठ में रहते हैं। समीर एक देखता है कि समीर दो की आंखें आंसू से भर चुकी है और वो उसके शोल्डर को टच करता है, कंधों को टच करता है ताकि उसको सांत्वना दे। लेकिन दूसरे दिन से समीर दो जो है अब उसे क्रॉसिंग पे फिर कभी दिखाई नहीं देता है, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई इंग्लिश, ना कोई हिंदी, और ना ही कोई उसे बताता है कि उनका समीर दो कहाँ चला गया। यानी समीर एक अब हर दिन आता है उस जनपद पर, लेकिन उसे समीर दो कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि समीर दो आखिर गया कहाँ। तो स्टूडेंट इस स्टोरी के पीछे एक मोरल है। ये स्टोरी आपको समाज के दो रूप को बताती है। समाज के दो रूप के मतलब यहाँ पर है सोसाइटी के टू व्यूज को, यानी डिफरेंसेस इन सोसाइटी की, एक के पास कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं पहले इन दो बच्चों के बीच में क्या डिफरेंसेस आपने पूरी स्टोरी में पढ़ा। तो डिफरेंसेस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो। तो समीर एक जो है he was more familiar with English, but on the other hand Samir though speaks Hindi. समीर एक इज अ हिंदू बॉय, बट ऑन द अदर हैंड समीर दो इज अ मुस्लिम बॉय। तो यानी ये इन दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस है। अब उसके बाद दूसरे डिफरेंस में चलते हैं कि समीर एक रिच है तो समीर दो पुअर है। समीर एक स्कूल जाता है लेकिन समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है, उसे बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है समीर एक और समीर दो के बीच में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे से कितने अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। और ऐसे ही डिफरेंसेस जो इन दोनों के बीच में है, इन डिफरेंस को हम एक टर्म से जानते हैं जिसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी हमने सोसाइटी पे देखी, ये इनइक्वालिटी हमने समीर एक और समीर दो के बीच में देखी, इस इनइक्वालिटी के पीछे रीजन क्या है, यानी कॉजेस बिहाइंड इनइक्वालिटी। तो अब इनइक्वालिटी आता क्यों है, तो इनइक्वालिटी comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। यानी इनइक्वालिटी तब आती है जब एक व्यक्ति के पास में रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज है लेकिन दूसरे के पास में रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे कि समीर दो के पास में वेल्थ नहीं है, समीर दो के पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा पाए और वो पढ़ाई कर पाए, लेकिन समीर एक के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। इसके अलावा स्टूडेंट और एक डिफरेंसेस है सोसाइटी पे जिसे हम कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बिहाइंड द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। नाउ व्हाट इज दिस कास्ट सिस्टम? So according to this system, society was divided into different groups depending upon the work that people did
and they were supposed to remain in those groups only. स्टूडेंट, ये कास्ट सिस्टम जो है हमारे देश में बिफोर इंडिपेंडेंस जो है इस सिस्टम को लोग मानकर चलते थे, लेकिन आजादी के बाद से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कास्ट सिस्टम यानी जिसे हम अनटचेबिलिटी भी कहते थे, इसे खत्म किया गया है। लेकिन ये कास्ट सिस्टम एक्चुअली थी क्या? इसमें एक्चुअली सोसाइटी में लोगों को ग्रुप में कर दिया गया, एक ऐसा ग्रुप जो वर्क के बेसिस पे लोगों को रखा गया था। यानी अगर मान लो एक पॉटर का बेटा है तो वो पॉटर ही बनेगा, वो जो है इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। उसे केवल पॉटर बन के अपने जो है पेरेंट्स के बिजनेस को, अपने पेरेंट्स के इस छोटे से काम को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें क्या थी कि एक ग्रुप के लोगों को हायर क्लास लिविंग मिल रहा है, वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा एक गरीब घर पे जन्मा जो पॉटर है या फिर जो बर्बर है, तो ऐसे लोगों को जो है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा था। समाज में ये लोग बटे हुए थे। तो खैर स्टूडेंट, बात यह है कि अब ऐसा नहीं है, कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी पे नहीं है। Now the next important topic, that is diversity in India. तो diversity in India का मतलब यह है कि अब तक हमने लोगों के बीच में डिफरेंसेस देखा, आपको मैंने आपके क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस है मैंने ये बताया। लेकिन स्टूडेंट, ठीक इस तरह से जिस तरह से आपकी छोटे से क्लास में डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं, कई तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, कई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले बच्चे आपको आप ही की क्लास में मिलेंगे, आपके स्कूल में मिलेंगे, तो ठीक इस तरह से हमारे देश में भी डाइवर्सिटी है। हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, यानी लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं। इसके साथ साथ भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी मिलेगी। लिंग्विस्टिक मतलब द डाइवर्सिटी विच इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। भारत में कई भाषाओं में लोग बात करते हैं, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को जो है ऑफिशियल रिकमेंडेशन मिला है कि रीजनल लैंग्वेज, 22 रीजनल लैंग्वेज जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे अपने ऑफिशियल काम को कर सकते हैं। भारत में लोग, आसाम के लोग आसामीज बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, साउथ में लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, इस मलयालम में बात करते हैं, तेलुगु में बात करते हैं। तो कई तरह की भाषा में भारत के लोग बात करते हैं। यानी भारत का स्टेट बदला तो वहां की भाषा भी बदल जाती है। इसके अलावा जिस तरह से हमारे यहाँ पर भारत में 28 स्टेट्स है, ठीक इस तरह से हर स्टेट का अपना कल्चर है, अपने डांस फॉर्म्स है, अपने फेस्टिवल्स है। तो भारत में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक लोग अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक इस तरह से जब कल्चर अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गई, फेस्टिवल्स अलग हो गई, तो ऑब्वियसली डिलीशियस फूड्स भी अलग हो जाएंगे। आप नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक आप अलग अलग डिलीशियस फूड्स को इंजॉय कर सकते हो, उसका टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि जो बंगाल में रहता है, बंगाल का स्पेशल डिश है क्या? राइस एंड फिश। ठीक इस तरह से कश्मीर की कश्मीरी पुलाव, तो उसके अलावा गुजरात का ढोकला, तो साउथ का वड़ा, इडली, सांबार, ये सब कुछ फेमस है। तो आपको भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग दृश्य, अलग अलग डांस फॉर्म, अलग अलग खाने पीने की चीजें, ये सब जो है भारत की विविधता के एग्जाम्पल्स है, यानी डाइवर्सिटी इन इंडिया के एग्जाम्पल्स है। Now, what are the causes behind diversity? तो diversities के पीछे reason क्या है? तो the most important reason is that since ancient period people traveled from one place to another. Ancient period से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह travel करते हैं। आज भी आप देख सकते हो कि लोग काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, और जब हम दूसरी जगह जाते हैं और कई साल तक वहां रह जाते हैं तो हम वहां की भाषा, वहां की संस्कृति को सीख लेते हैं।
तो ठीक इस तरह से एंशिएंट पीरियड से भी ऐसा ही होता आया है। इसके अलावा यूनिक हिस्ट्री एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज also are the most important causes behind diversity. So now let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about one life in two different parts of the country, that is in Kerala and Ladakh. तो आइए स्टूडेंट पहले मैप में देखिए केरला और लद्दाख है कहाँ पर। तो केरला जो है भारत के एकदम साउथ में है और केरला के एक तरफ आपको अरेबियन सी मिलेगा। तो अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखें तो आपको इसके ईस्ट में माउंटेन्स मिलेंगे। तो दूसरी तरफ लद्दाख, लद्दाख क्या है? लद्दाख खुद अपने आप में माउंटेन रीजन है। लद्दाख खुद अपने आप में माउंटेन रीजन है और हर समय साल भर यहाँ पर बर्फ से जमा रहता है। हिमालय पर्वत के ऊपर जो है आपको लद्दाख मिलेगा। और लद्दाख क्या है? लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है। आइए पढ़ते हैं लद्दाख एंड केरला के बीच में डिफरेंसेस। तो कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑफ द रीजन अफेक्ट द होल पर्टिकुलर रीजन as well. तो लद्दाख which is a cold desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir, और केरला it is in state in the southwest corner of India and it is surrounded by the sea on one side and hills on the other. लद्दाख में बहुत कम एग्रीकल्चर है, तो केरला में वहाँ का सुटेबल जो क्लाइमेट है, वहाँ फर्टाइल लैंड जो है, वहाँ पर लोग ग्रो करते हैं, पेपर ग्रो करते हैं, क्लोव्स ग्रो करते हैं, कार्डेमन्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लोग राइस भी ग्रो करते हैं। तो दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, वहाँ फर्टाइल लैंड है ही नहीं, वहाँ बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को इवन समर मंथ्स में भी पानी के लिए, पीने के पानी के लिए मेल्टिंग स्नो के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो लद्दाख के लोग एक्चुअली जानवरों को पालने का काम करते हैं और यहाँ के लोग जो है मीट खाते हैं और स्पेशली मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करते हैं जैसे कि चीज एंड बटर। तो दूसरी तरफ केरला के लोगों के लिए खाने पीने के लिए राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में फुल अमाउंट में अवेलेबल होती है। दूसरी तरफ लद्दाख में यहाँ पर लोग जो है शिप और गोट्स को पालते हैं और यहाँ का स्पेशल गोट जिससे पश्मीना वूल निकलता है और ये पश्मीना वूल जिसका डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड पे है, बहुत ही ज़्यादा इस वूल का डिमांड है। तो केरला की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में आता है फिशिंग। तो ये था ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। अब देखते हैं while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both the regions have seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों ही region Chinese और Arab traders influence हुए। और geography, it was the geography of Kerala जो allow करती है cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and its wool जो शुरू से ही एंशियंट टाइम से ही इवन आपको मैं बता दूं ब्रिटिशर्स भी जो है इवन चाइनीज ट्रैवलर्स भी जो है लद्दाख के वूल को लेकर यहाँ पर ट्रेडर्स आते जाते रहते हैं। आज भी इस वूल का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब तक मैंने आपको बताया कि भारत में डाइवर्सिटी कितनी है। मैंने आप लोगों से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी डिस्कस किया, मैंने आप लोगों से हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी डिस्कस किया, मैंने आप लोगों से इनइक्वालिटी के कॉजेज डिस्कस किए और ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया। लेकिन भारत में और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भारत में डाइवर्सिटी है लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी है भारत में। जब से भारत में, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट में thousands of people of different background participated and they were from different cultural background, different religious background and different regional backgrounds also, but they worked together to decide joint action and they went to jail together and they found different ways to oppose the British। और इसके अलावा उन लोगों ने कई ऐसे रास्ते भी अपनाए जिससे वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर पाए और इन सब को उन्होंने यूनाइटेडली किया, ना कि डिवाइड होकर के किया। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रिटिशर्स जो है भारत
के लोगों को डिवाइड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, एंड एट लास्ट दे हैव टू लेफ्ट इंडिया एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. नाउ लुक एट दीज टू फोटोज, एक है आपका जवाहरलाल नेहरू और दूसरा है विश्वगुरु जो है कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि भारत की यूनिटी जो है वो किसी बाहर से नहीं आई, आउटसाइड से नहीं आई, बल्कि इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये बहुत डीप है और ये खुद इंडियन फोल्ड्स में है, यहाँ के लोगों के अंदर में रोम रोम में बसा हुआ है। हम जिसे इग्नोर नहीं कर सकते बल्कि हम इनकरेज करेंगे, और यहाँ के लोगों के टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज. So it was Nehru who coined the phrase unity in diversity. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आए, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले भी थे नेहरू, और उन्होंने इसे क्यों यूज किया, टू डिस्क्राइब द कंट्री, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बट दिस डाइवर्सिटी इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द यूनिटी ऑफ द नेशन ऑल्सो. और इसके अलावा इंडिया नेशनल एंथम विच वॉज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर is another expression of the unity of India. So student, so this is all about understanding diversity. मुझे लगता है, आई होप कि आपको शायद पूरे चैप्टर्स डिटेल में समझ आए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो ऑब्वियसली मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए, और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज में भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी. So thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks once again.